Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 11th of July, and there is an announcement. I am going to start UPSC mentorship program in which I will cover current affairs from several newspapers and magazines and will also discuss static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you have to join the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. बाकी सारी डिटेल्स रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी. फर्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं. एन इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन विद द इंटरनेशनल कंजोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट. हाउ ऊबर टुक द सिस्टम फॉर अ राइट यूज्ड इट्स टेक्नोलॉजी टू ड्राइव पास्ट लॉ. तो पहले हम डिस्कस करेंगे किल स्विच. किल स्विच क्या है? ऊबर का एसओपी. कोई भी क्राइसिस आए तो ऊबर का एसओपी है किल स्विच. अब किल स्विच में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ऊबर की अथॉरिटीज़ को ये पता चला कि ऊबर के ऊपर ऊबर के ऑफिस में टैक्स रेड होने वाली है, तो बेसिकली ये क्या करते थे, ये जो कंप्यूटर की एक्सेस है उसको डिनाई कर देते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर अथॉरिटीज़ को कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिल सके. तो किल स्विच अ रिमोट डिसेबलर. Kill switch is a remote mechanism to disable device program shut down computer access ahead of raids. और इस सिस्टम को इंडिया में भी यूज़ किया गया था जब 2014 में दिल्ली रेप केस हो गया था. तो 2014 में बेसिकली एक कैब ड्राइवर था जिसने यहाँ पर महिला का रेप कर दिया था और ये केस बहुत बड़ा बन गया था. तो hundreds of emails and internal communications of the Uber top brass reveal the panic inside the company's headquarters in San Francisco after a woman passenger was raped in an Uber cab by its driver. तो 2014 में तो पहले कंपनी ने क्या करने की कोशिश की? कंपनी ने इंडिया के सिस्टम के ऊपर ही यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश की कि इंडिया के सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ. तो पहले कंपनी ने ये कहा कि इंडिया का फ्लॉड इंडियन सिस्टम है ऑफ बैकग्राउंड चेक्स ऑफ ड्राइवर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ. और इसने दूसरी बात ये कही कंपनी ने कि हम यहाँ पर और ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स अपने ऐप के ऊपर इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि कंपनी को ये डर था कि अगर हमने डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो इसका डोमिनो इफेक्ट हमें और भी कंट्रीज़ में देखने को मिल सकता है और ये जो रेपुटेशनल फॉल आउट है ये ऊबर की हो सकती है. तो इमीडिएटली आफ्टर द रेप इंसिडेंट ऑन December 9, 2014, जो ऊबर के हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन एशिया थे, उन्होंने यहाँ पर अपना एक ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन किया. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो हमें ये देखने को मिला. फिर इन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया SOS का. दिल्ली गवर्नमेंट बैंड इट सर्विसेज. इस केस के बाद 2014 में ये जब केस हुआ उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऊबर की सर्विसेज को ही बैन कर दिया, लेकिन बाद में यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन किया. उसके बाद यहाँ पर ऊबर कैब्स को अलाउ किया गया. नाउ रिकॉर्ड्स रिवील दैट द कंपनी हैड सीरियस एप्रीहेंशंस कि जो दिल्ली में बैन हुआ था उसका डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल सकता है और भी अदर सिटीज़ में. अब इनको इस बात का डर था जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया था. इसके अलावा इनका ये कहना है कि इनके ऊपर टैक्सी के रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि ये यहाँ पर टैक्सीज़ हैं ही नहीं. तो बेसिकली इनका ये कहना है इनके ऊपर किसी भी तरीके के रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं. तो फैक्ट इज़ दैट वी आर नॉट टैक्सीज, हेंस टैक्सी रेगुलेशंस डू नॉट अप्लाई टू अस. अब ये ऐसा सब कर कैसे पा रहे हैं कि इनके ऊपर कोई रेगुलेशंस ही अप्लाई नहीं हो रहे हैं? तो बेसिकली ये करते हैं लॉबिंग. तो टैप्ड इनटू ए स्प्रॉलिंग लॉबिंग नेटवर्क, जिसकी वजह से ये सब ऐसा कर पा रहे हैं और ये लूप होल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं. सिग्निफिकेंटली देयर आर 13 इंस्टांसेस जहाँ पर इन्होंने किल स्विच का यूज़ किया था. किल स्विच क्या है? एन इन हाउस लेबल फॉर अ प्रोसेस दैट शट्स डाउन लोकल सिस्टम्स टू फायरवॉल देम फ्रॉम एनी प्रोब. तो कोई भी प्रोब हो तो कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए, उसके लिए ये लोग किल स्विच का यूज़ कर रहे थे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने इंडिया में ही किल स्विच का यूज़ किया है, इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ में इसका यूज़ किया है. फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है, इनका ये कहना है कि जब ये इंडिया में आए थे तब रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ही नहीं रिगार्डिंग सच प्लेटफॉर्म. तो वी हैव लॉन्ग चैम्पियन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट रिफ्लेक्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंटरेस्ट ऑफ सिटीज़. लेकिन जब रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ही नहीं और टैक्सीज़ के तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं, तो बेसिकली इनका ये कहना है कि इनके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते ही नहीं हैं. फिर हम आगे डिस्कस करते हैं. तो किल स्विच हमने डिस्कस कर लिया और ये सब हमने डिस्कस कर लिया, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. एज सच इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता मेंस में कि ऊबर फाइल्स में क्या था, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस इसका पार्टनर है. ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इंडियन एक्सप्रेस बहुत दिन तक इस न्यूज़ को चलाएगा, तो आपको ये लगेगा कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ एस्केप हो रही है, तो ऐसा ना लगे आपको, इसीलिए एक बार हमने डिस्कस कर लिया वंस एंड फॉर ऑल. अब हम आगे चलते हैं. ऑन पेपर फॉर सिक्योरिटी बटन कार ओनली फॉर शो. तो ऊबर के बारे में एक और बात पता चली है. पेंटेड इन रेड द पैनिक बटन इज़ अ क्रूशल सेफ्टी फीचर, जो कि व्हीकल्स में इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, लेकिन वो जो बटन है वो काम नहीं करता है.
तो मैंडेटेड बाय नोटिफिकेशन फॉलोइंग द रेप इन न्यू दिल्ली ऑफ ए पैसेंजर बाय एन ऊबर ड्राइवर, इस बटन को यहाँ पर इंस्टॉल करना मैंडेटरी कर दिया गया था। तो ये बटन मिल तो जाएगा लेकिन ये बटन काम नहीं करता है, ये यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने खुद इन्वेस्टिगेशन किया है। But nearly 8 years after the rape, these panic buttons may not be of much use, at least in the national capital, where about 11,000 vehicles have them. Illustrative of this gap between regulation and practice is Uber's own infrastructure। और यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने खुद ऊबर राइड्स लेकर देखा और इन्हें ये पता चला कि 50 ऊबर राइड्स में 48 टाइम इस बटन ने फंक्शन ही नहीं किया। आगे चलते हैं हम। स्टैंड विद लंकन पीपल एज दे सीक एस्पिरेशंस इंडिया। तो श्रीलंका में क्राइसिस हो गई है जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट्स हाउस में चले गए। अब इंडिया का क्या स्टैंड है? तो इंडिया का यही स्टैंड है कि हम यहाँ पर श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। गोटाबाया राजपक्षा जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन देने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। तो अ डे आफ्टर प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा वेंट इनटू हाइडिंग एंड एग्रीड टू रिजाइन, इंडिया सेड इट स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ श्रीलंका। तो हम यहाँ पर श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं एज दे सीक टू रियलाइज देयर एस्पिरेशंस थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स एंड वैल्यूज, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। फिर यहाँ पर जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर रेजिग्नेशन देंगे और उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका में बनेगी ऑल पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो भी था हमने डिस्कस कर लिया। पीएम इन्वोक्स गॉडेस काली, हर ब्लेसिंग्स अवे विद इंडिया, हर ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद इंडिया। तो इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग स्वामी विवेकानंद, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ही वॉज बॉर्न एज नरेंद्र नाथ दत्ता ऑन 12 जनवरी 1863। तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। नेशनल यूथ डे इज़ हेल्ड एवरी ईयर टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। 1893 में महाराजा अजीत सिंह के कहने पर इन्होंने विवेकानंद का नाम लिया। तो महाराजा अजीत सिंह ऑफ द खेतरी स्टेट के कहने पर इन्होंने यहाँ पर नाम लिया विवेकानंद। इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? टू इंट्रोड्यूस द वर्ड टू द इंडियन फिलोसफीज ऑफ वेदांता एंड योगा। तो वेदांता और योगा की फिलोसफीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने न्यू वेदांता को प्रीच किया। न्यू वेदांता का क्या मतलब है? कि हिंदुज़म को वेस्टर्न लेंस से देखना। और इन्होंने ये कहा कि स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करना चाहिए विद मटेरियल प्रोग्रेस। तो हिंदुज़म को वेस्टर्न लेंस से देखना, ये इनका इंटरप्रिटेशन था न्यू वेदांता का। बेस्ट नोन फॉर हिज स्पीच एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो इन 1893। तो ये अपनी स्पीच के लिए बहुत पॉपुलर रहे जो कि इन्होंने 1893 में दी थी। इनका ये कहना था कि जो मोक्ष है वो यहाँ पर 4 तरीके हैं मोक्ष को अटेन करने के: राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। अब ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? ही वॉज द चीफ डिसाइपल ऑफ द 19th सेंचुरी मिस्टिक रामाकृष्ण परमहंस। तो ये यहाँ पर रामाकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे और इन्होंने रामाकृष्ण मिशन 1897 में इस्टेब्लिश किया था। फिर 1899 में इन्होंने बेलूर मठ को भी इस्टेब्लिश किया था और वो ही इनका परमानेंट अबोर्ड बन गया था। फिर बेलूर मठ में 1902 में इनकी डेथ हो गई और बेलूर मठ यहाँ पर वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसके अलावा ये जो बेलूर मठ है ये हेडक्वार्टर्स भी है रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इनकी जो न्यू वेदांता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यू वेदांता क्या बताता है कि हिंदुज़म को कैसे वेस्टर्न लेंस से देखना है। तो स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर मटेरियल प्रोग्रेस से कंबाइन करने की ज़रूरत है। और ये यहाँ पर चीफ डिसाइपल थे 19th सेंचुरी मिस्टिक रामाकृष्ण परमहंस के और इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था बेलूर मठ जो कि इनका बाद में परमानेंट अबोर्ड बन गया था और वहाँ पर ही इनकी डेथ हुई है। अब हम आगे चलते हैं। मोदी पुशेस फॉर नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने पुश किया है नेचुरल फार्मिंग को लेकर और बजट में भी उसके लिए एक प्रोविजन था। तो मोदी ऑल्सो मेंशन्ड द 5 किलोमीटर नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर जो कि गंगा के अलोंग बनाया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। कांग्रेस सेज न्यू फॉरेस्ट रूल्स डाइल्यूट ट्राइबल राइट्स, सेंटर सेज एम्ड एट स्ट्रीमलाइनिंग। अब ये जो नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 के हैं उसमें क्या चेंज किया गया है हम वो देखेंगे। द न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑन June 28। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज इन्होंने ये किया है, इनका ये कहना है कि फाइनल अप्रूवल फॉरेस्ट क्लियरेंस के मिल जाए उसके बाद भी यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स जो हैं वो सेटल किए जा सकते हैं। तो बेसिकली पहले यहाँ पर फॉरेस्ट अप्रूवल ले लिया पूरी तरीके से कि फॉरेस्ट को कैसे क्लियर करना है, उसका अप्रूवल ले लिया और उसके बाद फॉरेस्ट राइट्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ये देख रहे हो इसकी वजह से कम्युनिटीज़ के राइट डाइल्यूट हो जाएंगे क्योंकि आप ये कह रहे हो कि पहले पूरा अप्रूवल ले लो उसके बाद फॉरेस्ट के राइट को सेटल कर देना। तो बाद में अगर एक बार पूरा अप्रूवल मिल गया तो बाकी सारी चीज़ें तो उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेलिटी ही बचती हैं। तो न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑन June 28 डू नॉट मेंशन द अर्लियर रिक्वायरमेंट ऑफ अटेनिंग ग्राम सभा परमिशन बिफोर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ग्राम सभा की परमिशन की ज़रूरत नहीं है लैंड को डाइवर्ट
करने के लिए, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने के लिए, दे ऑल्सो अलाउ फॉरेस्ट राइट्स टू बी सेटल्ड आफ्टर द फाइनल अप्रूवल फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंसेज। और दूसरी बात क्या कही गई है कि फॉरेस्ट क्लियरेंसेज के लिए फाइनल अप्रूवल मिल जाए उसके बाद भी आप यहाँ पर फॉरेस्ट राइट को सेटल कर सकते हो। तो सबसे दो इंपॉर्टेंट चेंजेस ये किए गए हैं कि ग्राम सभा की परमिशन के रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड, और दूसरी बात ये कि फॉरेस्ट क्लियरेंस का अप्रूवल मिल जाए उसके बाद भी यहाँ पर फॉरेस्ट राइट को सेटल किया जा सकता है। तो अपोजिशन का यही कहना है, बेसिकली 2009 में एक रूल की बात की गई थी। वो रूल ये था कि किसी भी क्लियरेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा जब तक फॉरेस्ट राइट यहाँ पर सेटल नहीं हो जाते हैं। तो पहले बात की गई थी कि जब तक फॉरेस्ट राइट सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसको रिवर्स कर दिया गया है। तो इन 2009 रमेश, हु वॉज देन एनवायरमेंट मिनिस्टर, इंट्रोड्यूस्ड अ रूल दैट नो क्लियरेंस फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट वुड बी कंसिडर्ड अनलेस द राइट्स अंडर द FRA 2006 वर सेटल्ड। दिस इंक्लूडेड एक्वायरिंग ग्राम सभा परमिशन, और ग्राम सभा की परमिशन ज़रूरी हो गई थी, लेकिन इसको यहाँ पर हटा दिया गया है। नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स लाए गए हैं। अब यहाँ पर सेंटर का क्या कहना है कि इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा, लेकिन इसकी वजह से जो ईज़ ऑफ लिविंग है बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लिए वो यहाँ पर खतरे में आ जाएगा, बट इट विल एंड द ईज़ ऑफ लिविंग फॉर द वास्ट मैनी। तो ये इशू है जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। तमिलनाडु गवर्नर सेज आर्यन एंड द्रविडियन आर जोग्राफिकल टर्म्स, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था रेशियल डिवाइड क्रिएट करने के लिए। तो जोग्राफिकल रीजन्स नॉर्थ एंड साउथ, जिसको नॉर्थ को यहाँ पर पंच आर्यास कहते हैं और यहाँ पर साउथ को पंच द्राविड़ास कहते हैं। तो इनका ये कहना है कि ये जानबूझकर ब्रिटिशर्स ने किया रेशियल डिवीजन को और ज़्यादा डिमार्केट करने के लिए। were distorted to create a racial divide among the people to weaken the nation's unity. The country was systematically ruined by the British, who tried to divide people along several imaginary lines. और उसमें से एक लाइन ये भी थी कि ये आर्यन और द्रविडियन वाली जो थियरी दी गई है। तो जोग्राफिक रीजन्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द विंध्या रेंज नोन एज पंच आर्यास एंड पंच द्रविड़ास रिस्पेक्टिवली वर मिस्चीवियसली डिस्टॉर्टेड टू क्रिएट रेशियल डिवाइड अमंग पीपल, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंट्री की यूनिटी हो जाए वो यहाँ पर डिवाइड हो जाए। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, इट हैपेंड इन कोलंबो। इस आर्टिकल में एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। टेमिंग द स्कर्ज, ये हम डिस्कस करेंगे। तो एक दिन हमने न्यूज़ डिस्कस भी की थी वर्ड पेज पर, आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत छोटी सी न्यूज़ थी। लास्ट वीक द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन अनाउंस दैट इट्स रिसर्चर हैव मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स टू अ नेक्स्ट जनरेशन कैंसर थेरेपी, और जो कि यहाँ पर ट्यूमर सेल्स को तो किल कर देगा, लेकिन आसपास की जो हेल्दी सेल्स रहेंगी वो यहाँ पर पूरी तरीके से इंटैक्ट रहेंगी। द ट्रीटमेंट यूजेस जेनेटिकली इंजीनियर्ड और नेचुरली अकरिंग माइक्रोब्स, जो कि हैं ऑनकोलेक्टिक वायरसेस। तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए, ऑनकोलेक्टिक वायरसेस किससे रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर स्टडी की गई और जिससे ये पता चला कि ये ट्यूमर सेल्स को तो अटैक करेगा, लेकिन आसपास की जो सेल्स हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से इंटैक्ट रहेंगी, जो हेल्दी सेल्स हैं। फिर यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि कैंसर में स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कैंसर की वजह से नियरली 10 मिलियन डेथ्स हुई थी 2020 में, और 6 में से 1 डेथ कैंसर रिलेटेड ही होती है, और इसमें से जो 2/3 डेथ्स होती हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होती हैं। इसीलिए हमें कैंसर में स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च की ज़रूरत है। तो फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ दोज हु कैन एक्सेस ट्रीटमेंट, द हाई कॉस्ट ऑफ मॉडर्न डे हेल्थ केयर ऑफन मीन अ डेवास्टेटिंग फाइनेंशियल बर्डन। और उसके बाद अगर मेडिसिन बन भी जाती हैं तो उसके बाद जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इसको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। 2/3 of adults with healthcare debt who have had cancer or in their family have cut spending on food, clothing और other household basics। तो बेसिकली यहाँ पर जो इलाज कराने का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। The COVID pandemic has reignited debates on making healthcare equitable। तो हेल्थ केयर को यहाँ पर इक्विटेबल बनाने की ज़रूरत है, कुछ यहाँ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, पेटेंट सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो इट्स टाइम द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क एंड रिसर्च लैब्स रीचेस पीपल जो कि इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रांजिशन एंड अनसर्टेनिटी, तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है जो जीएसटी कॉम्पनसेशन एंड हो गया है। अब जीएसटी जब आया था तो स्टेट्स को ये भरोसा दिलाने के लिए कि स्टेट्स के अगर रेवेन्यू कम होंगे तो जो सेंटर है वो उनको कॉम्पनसेट कर देगा। तो ये कहा गया था कि स्टेट्स की जो रेवेन्यू है वो 14% की कंपाउंडेड ग्रोथ होनी चाहिए। अगर 14% की कंपाउंडेड ग्रोथ नहीं होती है तो जो भी डिफरेंस है वो उनको पे कर दिया जाएगा कॉम्पनसेशन की फॉर्म में। लेकिन ये जो था ये सिर्फ 5 सालों के लिए ही था जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, जो कि इस साल जून में ख़त्म हो गया। अब जो स्टेट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ये जो कॉम्पनसेशन सेस इसको एक्सटेंड कर दो, लेकिन अभी तक सेंटर ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो बेसिकली सेंटर के जीएसटी काउंसिल ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो अगर जीएसटी काउंसिल यहाँ पर डिसाइड करती है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को एक्सटेंड करने का तभी एक्सटेंड होगा। तो 5 ईयर ट्रांजिशन पीरियड आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन July 1, 2017 केम टू एन एंड ऑन June 30, 2022। और इसके बाद जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का एरा है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं सेंटर को कि 5 सालों
लोकली आप इसको और एक्सटेंड कर दो, लेकिन अभी तक जीएसटी काउंसिल ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑथर ने डिफरेंट स्टेट्स की कंडीशन बताई है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे डिफरेंट स्टेट्स की कंडीशन। अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि सेंटर अगर जीएसटी काउंसिल ये डिसीजन लेती है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को नहीं एक्सटेंड किया जाना चाहिए, तो ऑथर का ये कहना है तो ऐसे में जो टैक्स डिवॉल्यूशन है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इफ़ द गवर्नमेंट डज डिसाइड टू स्टेप अप टैक्स डिवॉल्यूशन टू द स्टेट्स इन द नियर टर्म इंस्टेड ऑफ बैक एंडिंग इट एज वॉज डन इन द लास्ट ईयर, तो यहाँ पर जो सेंटर है वो टैक्स डिवॉल्यूशन और ज़्यादा कर सकती है। तो ऐसे में जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नहीं मिल रहा होगा वो थोड़ा ऑफसेट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, डायरी फ्रॉम अ डेल्यूज। तो ये जो असम में फ्लड्स आई थी उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है और ऑथर का अपना खुद का एक्सपीरियंस है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे एग्जाम के पर्पस इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, पूरा एक्सपीरियंस नहीं डिस्कस करेंगे। वेदर ऑफिसर्स कंफर्म दैट असम एंड मेघालय हैड बाई देन रिकॉर्डेड द हाईएस्ट जून रेनफॉल इन 121 ईयर्स, तो 121 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, विद 858.1 mm ब्रेकिंग द अर्लियर रिकॉर्ड ऑफ 789.5 mm इन 1966। तो बेसिकली फ्लड्स असम में पहली बार नहीं आई, इससे पहले भी बहुत बार फ्लड्स आ चुकी हैं। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बिल्ड एम्बैंकमेंट्स along the Barak to save Silchar from frequent floods was first seen in the aftermath 1966 में जब फ्लड आई थी उसके बाद यहाँ पर डाइक्स बनाना शुरू कर दिया गया था। बेसिकली एक तरीके का बैरियर बनाना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से जो पानी है वो ना भरे। तो वेरियस डाइक्स along the town side of the coast of the river continued to be constructed in intervals from the 60s till the 80s। फिर यहाँ पर हमें फ्लडिंग देखने को मिली 1960, 1929, 1966, 85, 86, 89, 90, 91, 2004। तो आप देख रहे हो कितनी बार फ्लड्स आई हैं। तो हमें रिकरेंट पैटर्न देखने को मिलता है फ्लड्स का, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अथॉरिटीज़ प्रिपेयर नहीं रहते हैं। तो प्रिपेयर होने की ज़रूरत है पहले से। जब आपको पता है किसी एरिया में हर साल फ्लड आ रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए, लोगों को यहाँ पर सेफ प्लेसेस पर पहुँचाया जा सके, तो ये सिस्टम होना चाहिए। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि एक कोई केस है वहाँ पर क्या हुआ कि डाइक को किसी ने ख़राब कर दिया। अब डाइक को ख़राब कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर पानी भर गया और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगने लग गया कि कौन सी कम्युनिटी ने यहाँ पर डाइक को ख़राब किया। तो नेम ऑफ एन अदरवाइज ऑब्सक्योर लोकेशन बेथुगंडी वेयर द डाइक हैड बीन ब्रीच्ड सडनली बिकेम अ ग्लोबल साइनोसोअर एज द पीपल हु डिड द डैमेज टू द डाइक एंड द मेजॉरिटी ऑफ द टाउन्स फोक स्वेप्ट विद द फ्लड्स बिलोंग टू टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो बेसिकली जिसने यहाँ पर डाइक को डैमेज किया होगा वो कोई और कम्युनिटी होगी और जिस डाइक के डैमेज की वजह से जिस कम्युनिटी को नुकसान हुआ वो यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी होगी। तो ऑथर का ये कहना है अब इस इशू को यूज़ किया जाएगा सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करने के लिए। तो यही ऑथर ने यहाँ पर बताया जो कि हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वर्क ऑफ जस्टिस। तो नुपुर शर्मा ने जो यहाँ पर रिमार्क्स किए थे उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि नुपुर शर्मा ही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमें कंट्री में वॉयलेंस देखने को मिला। तो ऑथर का ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, द सुप्रीम कोर्ट sought to highlight the grave consequences when communal passion are given a free run or are seen to enjoy state patronage। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला सही किया, क्योंकि स्टेट पेट्रोनेज कहीं ना कहीं मिलती है इन लोगों को जो कि यहाँ पर कम्युनल पैशंस की तरह फ्री स्पीचेस बोलते हैं, जो मन में आया वो कहते हैं। द एपरेंट इंटेंट ऑफ द कोर्ट वॉज टू पुट ब्रेक्स ऑन द मोटर माउथ्स जो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली इन्फ्लामेटरी स्पीचेस देते हैं, इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट्स देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कम्युनल टेंशन बिल्ड होती है और सोशल अनरेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं फॉर्मर जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है जो दिल्ली की पुलिस है वो बहुत सेलेक्टिवली काम करती है। गिवन द सेलेक्टिविटी विद विच दिल्ली पुलिस हैज़ बीन अरेस्टिंग और नॉट अरेस्टिंग द अक्यूज्ड स्पेशली इन केसेस विद पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल ओवरटोन्स, कि यहाँ पर जो नुपुर शर्मा का केस है उसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा केस है ऑल्ट न्यूज़ का उसमें इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो बेसिकली ऑथर का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की नहीं है बल्कि उसको यहाँ पर अप्लाई करने की भी है। The role of the judiciary is not only to interpret but also to apply the law and to prevent its mutilation। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रही है इन इंश्योरिंग इवन हैंडेड एप्लीकेशन ऑफ द लॉ बाय द पीपल। इसके अलावा ऑथर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो टीवी मीडिया डिबेट्स होती हैं इन पर भी कुछ कहने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर जहर बोलते रहते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। फॉर नाउ द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट प्रॉमिस अ न्यू एंड ब्राइटर डॉन। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ डू गुडिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन देखा था जो कि ऐसे कोई सर्वे किया जा रहा था कि अगर रिलीजन नहीं होता
तो क्या दुनिया एक ज़्यादा अच्छी जगह होती? अब रिलीजन नहीं होता तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो डिवाइड क्रिएट किए जाते हैं वो नहीं होता, लेकिन रिलीजन का अपना खुद का इंपॉर्टेंस है। तो वो क्या इंपॉर्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो रिलीजन एक तरीके का मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, लोगों में एथिकल बिहेवियर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को ये डर रहता है कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो यहाँ पर जो गॉड है वो उनको देख रहा है और बाद में उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो एक तरीके का डर होता है कि अगर इंसान को कोई नहीं भी देख रहा फिर भी उसको डर होता है कि अगर वो कुछ गलत करेगा तो कोई ना कोई तो उसे देख रहा है, उसका पनिशमेंट उसको मिलेगा। तो बेसिकली लोगों में एथिकल बिहेवियर इनकलकेट होता है रिलीजन की वजह से। तो रिलीजन प्रोवाइड्स वन मोटिवेशन, इट प्रोवाइड्स अ रॉबस्ट फ्रेमवर्क फॉर एथिकल बिहेवियर व्हेन इट कम्स टू फेलो ह्यूमंस एंड इन सम केसेस टू ऑल लिविंग बींग्स। और यहाँ पर जो हर रिलीजन है वो दूसरों की मदद करना सिखाता है। तो ऑल रिलीजन्स हैव स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन नीड, वेदर इट इज़ द फीडिंग ऑफ द हंग्री आउटसाइड अ टेम्पल, या तो फिर यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं बाई द चर्च, इसके अलावा जो यहाँ पर मैंडेटरी ज़ाकत है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है बाई इस्लाम। दस फॉर मोस्ट बिलीवर्स गेनिंग रिलीजियस मेरिट इज मोटिवेशन इनफ। तो ये बेसिकली यहाँ पर रिलीजन का इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। यूएस आईज मूव्स टू काउंटर बीजिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी टाइज को स्ट्रेंथन करेगा विद थाईलैंड, और जो चाइना की इन्फ्लुएंस है उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश करेगा। और इनका यही एम है कि हमें फ्री, प्रॉस्पेरस और ओपन इंडो पैसिफिक चाहिए। तो थाईलैंड इज़ ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट जो बाइडेंस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर लॉन्च की गई थी बाय द अमेरिका। अ ब्लॉक दैट वाज क्रिएटेड अर्लियर दिस ईयर विद द एम ऑफ कर्बिंग द मोमेंटम ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मोमेंटम को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, जिसका थाईलैंड भी एक पार्ट है। अब हम आगे चलते हैं। ये एक बुक है द अवॉइडेबल वॉर, जो कि लिखी गई है बाई फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन PM केविन रड। तो ये बुक किसकी है, कौन ऑथर है, दैट्स इट। अब हम आगे चलते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ास, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ास होते क्या हैं। तो डिजिटल नोमैड्स आर पीपल जो कि यहाँ पर रिमोटली काम करते हैं, इधर उधर बेसिकली ट्रैवल करते हुए काम करते हैं, एंड स्पेंडिंग देयर अर्नड इनकम इन द होस्ट कंट्री। तो ये होते हैं डिजिटल नोमैड्स। अब इंडोनेशिया का ये कहना है कि हम यहाँ पर वीज़ा देंगे और ऑफर करेंगे वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो इंडोनेशिया हैज़ जॉइंड द ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर ट्विकिंग देयर वीज़ा पॉलिसीज टू ऑफर वर्क फ्रॉम एनीवेयर प्लान्स। और जो भी डिजिटल नोमैड्स होंगे वो यहाँ पर टैक्स फ्री तरीके से रह सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे कंट्री में टूरिज्म जो है वो प्रमोट होगा। तो द डिजिटल नोमैड वीज़ा वुड अलाउ रिमोट वर्कर्स टू स्टे इन इंडोनेशिया इंक्लूडिंग बाली टैक्स फ्री एज लॉन्ग एज द रिमोट वर्कर्स जो हैं यहाँ पर जिस कंपनी में काम करते हैं दैट इज़ आउटसाइड इंडोनेशिया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना टर्म पता होना चाहिए कि डिजिटल नोमैड्स का मतलब क्या है। नेक्स्ट है क्लाउड बस्ट। तो क्लाउड बस्ट की यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है, हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लाउड बस्ट इज शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन। तो बहुत ज़्यादा बारिश शॉर्ट टर्म में और स्मॉल एरिया में, बहुत ज़्यादा बारिश शॉर्ट टर्म में और स्मॉल एरिया में। क्लाउड बस्ट हैव अ वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन। तो रेनफॉल अगर 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है, इसके अलावा रफली 10 × 10 के एरिया में यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। तो इफ़ रेनफॉल ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर अवर पर आवर इज रिकॉर्डेड ओवर एन एरिया ऑफ रफली 10 किलोमीटर × 10 किलोमीटर, तो इसको ही यहाँ पर क्लाउड बस्ट इवेंट कहेंगे। क्लाउड बस्ट जो है वो प्लेन्स पे भी हो सकता है और हिल एरिया पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर माउंटेन्स जोन में होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब क्लाउड बस्ट होते कैसे हैं? तो क्लाउड बस्ट हैपन आफ्टर सैचुरेटेड क्लाउड्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस रेन। तो बेसिकली यहाँ पर जो सैचुरेटेड क्लाउड्स हैं वो रेन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते हैं, बट साइमल्टेनियसली क्या है, जो वार्म एयर है वो यहाँ पर ऊपर जाती रहती है। जब वार्म एयर यहाँ पर ऊपर जाती रहती है विच कैरीज रेन ड्रॉप्स अपवर्ड, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो न्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड एंड एग्जिस्टिंग रेन ड्रॉप्स गेन इन साइज अंटिल, फिर वो एक पॉइंट पे जो है होल्ड नहीं कर पाते और एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो न्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड एंड एग्जिस्टिंग रेन ड्रॉप्स गेन इन साइज अंटिल आफ्टर अ पॉइंट दे बिकम टू हैवी फॉर द क्लाउड टू होल्ड, और जिसकी वजह से एकदम फॉल टुगेदर इन अ फ्लैश, और इसकी वजह से ही जो बाढ़ आती है उसको ही यहाँ पर फ्लैश फ्लड कहते हैं। तो क्लाउड बस्ट का एक कॉन्सिक्वेंस है फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड। तो सच हैवी डाउनपोर कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड्स एंड फ्लैश फ्लड्स दैट कैन स्वीप अवे हाउसेज एंड रोड्स। और ये क्लाउड बस्ट के इवेंट हमें देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर माउंटेनियस जोन में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको क्लाउड बस्ट समझ आ गया हो कि सैचुरेटेड क्लाउड हो जाते हैं, लेकिन नीचे से जो वार्म एयर है वो ऊपर जाती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेन ड्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं और क्लाउड उनको होल्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से फ्लैश में वो सीधे नीचे आ जाती हैं। फिर ये ऊबर के बारे में ही है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द ऊबर फाइल्स आर अ लीक ऑफ 182 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा, जो कि यहाँ पर ऑब्टेन किया गया है बाय द गार्जियन न्यूज़पेपर फ्रॉम एन एनोनिमस सोर्स, और शेयर किया गया था विद द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। और इसमें 30 कंट्रीज उसमें पार्टनर थे और इंडियन एक्सप्रेस भी इसमें एक पार्टनर था। ओवर द ईयर्स ऊबर हैज़ फेस्ड इंटेंस मीडिया स्क्रूटनी, और 2017 में ऊबर के इन्वेस्टर ने
जो बेसिकली इनके CEO हैं उनको बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर यहाँ पर सीरीज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और प्राइवेसी स्कैंडल के केसेस थे। तो उबर फाइल्स शो द कैविलियर मैनर इन विच द कंपनीज टॉप एग्जीक्यूटिव रिएक्शन टू द एलिगेशन ऑफ रेप। तो 2014 में जो रेप केस हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने कैसे रिएक्ट किया, तो पहले तो ये कहा कि इंडिया का ही फ्लॉट सिस्टम है कि सही से बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता ड्राइवर्स का, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो उबर है वो कैसे लॉबिंग करता है ये सब पता चला। The data also reveal the manner in which Uber tackled tax and regulation issues that arose frequently in India. फिर how big is Uber in India? तो Uber इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। As of now, Uber has nearly 6 lakh driver partners at a meeting with Finance Minister Nirmala Sitharaman in San Francisco। तो लगभग 6 लाख तो Uber के यहाँ पर ड्राइवर्स हैं। फिर Uber सर्च प्राइसिंग is seen by many as being predatory। अब ऊबर कैसे अपनी प्राइसिंग डिस्कस करता है। ऑन सर्च प्राइसिंग ऊबर सेज प्राइसिंग फॉर ट्रिप्स वैरायटी सिटी बाय सिटी यहाँ पर वेरी करती है और यहाँ पर राइडर को पहले बता दिया जाता है कि कितने का प्राइस होने वाला है। तो ऊबर का ये कहना हमारा जो भी मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। तो ऑफकोर्स कंपनी तो अपने आप को डिफेंड ही करेगी। ग्लोबल एडिबल ऑयल प्राइजेस क्रैश, विल अदर फूड कमोडिटीज़ फॉलो। तो यहाँ पर जो एडिबल ऑयल हैं उनके प्राइस में क्रैश आ गया है। तो पहले तो यहाँ पर डेटा बताया गया है कि क्रैश कितना आ गया। फॉर एग्जांपल, क्रूड पाम ऑयल ट्रेडेड एट अ रिकॉर्ड 7,268 रिंगिट पर टन एट द बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑन March 9। और उसके बाद अब देखो तो ये 4,157 पर आ गया। तो उसका मतलब है 42.8% कम हो गया। और इंडिया जो है यहाँ पर एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करता है मोस्टली। तो इंडिया एनुअली कंज्यूम्स अराउंड 23 मिलियन टन्स, जिसमें से हम यहाँ पर 13.5 से लेकर 14.5 मिलियन टन्स को इंपोर्ट करते हैं और 8.5 to 9.5 हम यहाँ पर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लेते हैं। हम इंपोर्ट क्या करते हैं, तो मेनली हम इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, वाइल दो सोर्स्ड इंडिजीनियसली इंक्लूड मस्टर्ड, सोयाबीन और कॉटन सीड जो है हम यहाँ पर खुद बना लेते हैं। अब जो हार्ड ऑयल होता है, फॉर एग्जाम्पल पाम ऑयल, तो पाम ऑयल को यहाँ पर फ्राइंग वगैरह के लिए तो यूज़ नहीं किया जाता है। पाम ऑयल को यूज़ किया जाता है फॉर एग्जांपल बेकरी की चीज़ें बनाने के लिए। तो हाउस होल्ड के ऊपर उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा अगर पाम ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो पाम ऑयल टैंकर वेसल्स फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया टेक 8 to 10 days टू अराइव। और जो सोयाबीन ऑयल हम लेते हैं अर्जेंटीना ब्राज़ील से, वो लगभग 40 से 45 दिन लगता है उसको आने में। तो दूसरी साइड देखें तो पहले प्राइस बढ़े क्यों थे और प्राइस कम कैसे हुए। तो प्राइस बढ़े क्यों थे, तो प्राइस बढ़े थे कोविड की वजह से पहले तो, फिर यूक्रेन में ड्रॉट आ गया था। द इनिशियल ट्रिगर वाज द 2021 ड्रॉट इन यूक्रेन, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूसर है। फिर कोविड इंड्यूस माइग्रेंट लेबर शॉर्टेजेस, जिसकी वजह से मलेशिया के ऑयल पाम प्लांटेशन में लेबर शॉर्टेज हो गई। फिर यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गए। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे। लेकिन अब ये जो रीजंस हैं इसमें कुछ ईज डाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हो रहे हैं। तो दो सप्लाई शॉक सीम टू बी ईजिंग समवॉट। सोयाबीन प्रोडक्शन इन ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे इज सेट टू रिकवर दिस ईयर। और जो इंडोनेशिया है उसने भी अपना जो बैन लगाया था कि हम पाम ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उस बैन को भी हटा दिया है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो डिमांड के अलॉन्ग आ रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइसेस है वो कम हो रहे हैं। प्रीमियम मोबिलाइजेशन, PSU जनरल इंश्योरेंस लूज मार्केट शेयर इन जून क्वार्टर। तो पहले हम देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो की डेफिनेशन। क्या होता है सॉल्वेंसी रेशियो? नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज़। तो सॉल्वेंसी रेशियो नेट इनकम एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज़। तो ये होता है यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो जितना ज़्यादा, इसका मतलब कंपनी की उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि कंपनी यहाँ पर क्लेम्स को पे कर सकती है। तो नेट इनकम एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज इज द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। और जितना ज़्यादा इसका रेशियो है, इसका मतलब ये है कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है और कंपनी यहाँ पर अपने वैलिड क्लेम्स को पे कर सकती है। IRDAI मैंडेट के अनुसार जो सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए वो 1.5 होना चाहिए। अभी हमें ये पता चला है जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर को मोनोपोलाइज कर रखा था, वो अपना मार्केट शेयर जो है वो ख़त्म कर रही हैं और उनका जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के पास जाता जा रहा है। तो वेल द मार्केट शेयर ऑफ द प्राइवेट कंपनीज रोज टू 51.82%। लेकिन यहाँ पर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, उनका जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पर कम हो गया और उनका मार्केट शेयर सिर्फ यहाँ पर 37.85% बचा है। तो वेल द मार्केट शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज रोज टू 51.82, PSU जनरल इंश्योरेंस लॉस्ट द मार्केट शेयर टू 37.85%। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो पता होना चाहिए। तो अगर हम एक बार डिस्कस करें तो आपको क्या याद रखना है आज की न्यूज़पेपर में, तो ऊबर के बारे में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको 2 सॉफ्टवेयर के नाम याद रखने हैं और किल स्विच किससे एसोसिएटेड है ये आपको याद रखना है, और यहाँ पर 2 सॉफ्टवेयर कैस्पर एंड रिप्ले। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये श्रीलंका वाली न्यूज़ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी था हमने याद रखने वाली वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बारे में जो फैक्ट्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है कि उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। फिर उन्होंने यहाँ पर बेलूर मठ को इस्टेब्लिश किया था जो कि उनका परमानेंट अबोर्ड था।
उनकी बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन यहाँ पर नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर न्यू वेदांतों को प्रीच किया, तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। बाकी हमें नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स में क्या चेंज किया गया है, तो पहला तो ये चेंज किया गया है कि पहले आप पूरी तरीके से अप्रूवल ले लो, उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट राइट को सेटल किया जा सकता है। और दूसरी बात, ग्राम सभा परमिशन की ज़रूरत नहीं है लैंड को डाइवर्ट करने के लिए। तो ये यहाँ पर दूसरा चेंज किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। फिर यहाँ पर हमने ये देख लिया, जो आर्यन और द्रविडियन टर्म्स है वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने यूज़ किए थे डिवाइड क्रिएट करने के लिए। ये हमने देख लिया, जिसका कि नाम है ऑन कलेक्टिव वायरसेस। तो ऑन कलेक्टिव वायरसेस आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। जीएसटी कॉम्पनसेशन से हमने डिस्कस कर लिया कि 5 सालों तक यहाँ पर 14% कंपाउंडेड ग्रोथ होनी चाहिए थी स्टेट्स के रेवेन्यू में, और अगर नहीं होती है तो जो सेंटर है वो यहाँ पर सेस प्रोवाइड करेगा। फिर यहाँ पर जो डाइक्स हैं, डाइक्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था असम में, ये केस हमने देख लिया। रिलीजन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होता है ये हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने एक बुक देख ली, अवॉइडेबल वॉर, जो कि यहाँ पर लिखी गई है बाय फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन पीएम केविन रड। फिर डिजिटल नोमैड क्या होते हैं, तो डिजिटल नोमैड बेसिकली जो लोग हैं वो कहीं से भी काम करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया ने इस वीज़ा को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है और इसको टैक्स फ्री बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका टूरिज्म जो है वो बूस्ट होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया क्लाउड बस्ट। तो क्लाउड बस्ट क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश ओवर अ स्मॉल एरिया, तो उसको यहाँ पर क्लाउड बस्ट कहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बारिश ओवर अ स्मॉल एरिया, तो बेसिकली 10 सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा, 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर के एरिया में। और क्लाउड बस्ट हमें ज़्यादातर माउंटेन के एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर जो प्रीमियम मोबिलाइजेशन है वो हमने डिस्कस कर लिया। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, तो सॉल्वेंसी रेशियो होता है नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नेट लाइबिलिटीज़। तो ये यहाँ पर होता है सॉल्वेंसी रेशियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।